हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU एस वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये PA प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर की होने वाली है। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857, इस पूरी ही बुक के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें देखने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट वाइज होने वाले हैं। यानी हर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, हम उन्हें कवर करेंगे। एंड अगर आपने क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसकी पूरी ही PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं या फिर ये कहूँ पूछे जाते हैं, ये सारे ही वो पॉइंट्स हो जाते हैं। जैसे कि आपकी यूनिट नंबर 1 से इतने पॉइंट्स या इतनी चीज़ें जो हैं वो रिपीटेड वाली हैं, जो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार-बार रिपीटेड होते हैं, तो आप इनको इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 2 के ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं जो रिपीटेड होते हैं। यानी यूनिट नंबर 2 से ही इतने सारे पॉइंट्स या इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बार-बार पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाती है और यूनिट नंबर 3 में से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड है। यानी आप इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रिपेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एंड इनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं हमारी जो ये PDF है इसके माध्यम से, क्योंकि आपको यहाँ आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हमारी यूनिट नंबर 4 हो जाती है। यूनिट नंबर 4 में ये सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड होते हैं। यूनिट नंबर 5 जो है वो हमारी उसमें से इन सारे क्वेश्चंस को रिपीटेड आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो बार-बार पूछे जा रहे हैं या फिर बार-बार अगेन एंड ओवर अगेन पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा जो हमारे अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिट 1 में से इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद में जो यूनिट 2 हो जाती है हमारी, उसमें से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। मेनली पता है स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, उन्हें आंसर तो पता होता है बट उन्हें क्वेश्चन नहीं पता होता, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छे से पता होने चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी दिखाए हैं। तो ये सारे आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा यूनिट नंबर 4 हो जाता है, जिसमें से ये सारे टॉपिक्स या ये कहूँ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद में हमारी यूनिट नंबर 5 हो जाती है, जिसमें से ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बन रहे थे। जैसे कि हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन बनता है यूनिट नंबर 1 से। देखिए, ये हमारी यूनिट नंबर 1 का ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर देख लिया था, जो कि पूछ रहा था 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी मेनली आपको इसमें क्या बताना है, 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था उसके क्या कारण थे ये आपको बताने हैं। क्योंकि मुगल साम्राज्य तो जो था वो बहुत शक्तिशाली था, बट औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में वहाँ पतन का जो एक तरह से लहर है या पतन जो है वो शुरू हो गया, तो उसके बारे में आपको बताना ही होगा। एंड बताओगे कैसे, पहले आपको परिचय लिखना होगा, फिर प्रमुख भागों में आपको इस क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा। यानी प्रमुख भागों को बताना होगा कि उत्तराधिकारी कौन थे, प्रशासनिक भ्रष्टाचार कैसे बढ़ा, धार्मिक नीति कैसी थी, आर्थिक संकट कैसे आई, या राजस्व व्यवस्था उस टाइप की ऐसी हो गई थी जो एक तरह से ये पतन हो गए थे। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। एंड उसके बाद में आप यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे, जिसकी जिसके साथ में ही यानी निष्कर्ष के साथ में ही ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो कि पूछ रहा है 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक स्थितियां थी, सामाजिक स्थिति थी और आर्थिक जो स्थितियां थी, उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। किस तरह से बताएंगे, पहले आपको परिचय लिखना होगा। देखिए, परिचय में सारी चीज़ें आपको गिवन है, आप इन्हें अच्छे से रीड आउट करके अच्छे से लिखना। अगर आपने सेम टू सेम भी लिख दिया तो भी आप अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपको कुछ कारण भी लिखने होंगे, जैसे कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी,
प्रादेशिक राज्यों का उदय कैसे हो रहा था, यूरोपीय जो व्यवस्था व्यापारिक कंपनियां आई थी वो कैसे आई थी, आर्थिक स्थिति उस टाइम पे कैसी थी। तो ये सारे जो पॉइंट है ये आपको मेंशन करने होंगे। उसके बाद में आपको सामाजिक जो संरचना है वो बतानी होगी, सांस्कृतिक जीवन बताना होगा, धार्मिक स्थिति कैसी थी वो भी बताना होगा। एंड एट द एंड आपको निष्कर्ष भी लिखना होगा। देखिए निष्कर्ष आपको हमेशा ही लिखना होता है, क्योंकि निष्कर्ष लिखने से ही हमारा क्वेश्चन हमेशा पूरा होता है। तो आप कभी भी निष्कर्ष लिखना मत भूलिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट यूनिट से आ सकता है वो है हमारा 18वीं शताब्दी के भारत में प्रादेशिक राज्यों की प्रकृति और महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी जो 18वीं शताब्दी थी उसमें भारत के जो प्रादेशिक राज्य थे उसकी प्रकृति और महत्व कैसा था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इंट्रो देंगे यानी प्रस्तावना, फिर उसके बाद में जो प्रादेशिक राज्य के उदय थे उसके बारे में आपको बताना होगा, बंगाल राज्य के बारे में बताना होगा क्योंकि बंगाल राज्य भी एक तरह से नया ही उदय हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे, आगे आप अवध राज्य के बारे में बताएंगे, हैदराबाद राज्य के बारे में बताएंगे, मेरठ शक्ति के बारे में, सिख शक्ति, और इस सिख शक्ति के बाद में इस सबका जो महत्व था उसके बारे में बताते हुए आप निष्कर्ष की ओर चले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। फिर जो आपकी यूनिट नंबर 2 हो जाती है उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उससे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा प्लासी और बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो प्लासी है और जो बक्सर है इसका जो युद्ध हुआ था इसके कारणों के बारे में बताना है और इसका क्या परिणाम हुआ, यानी युद्ध के बाद की स्थिति कैसी रही ये भी आपको बताना है। तो इसमें आपको परिचय लिखना होगा, परिचय के बाद में जो बेसिकली आपको पहले प्लासी के युद्ध के कारण बताने होंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ और किसके बीच में हुआ। फिर प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए, यानी प्लासी के युद्ध का क्या परिणाम निकला ये आपको बताना होगा। उसके बाद में जो आपका बक्सर का युद्ध है उसके कारण आपको लिखने होंगे कि कब हुआ, किसके दौरान हुआ, किस में हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें युद्ध के कारणों में बताना होगा। और बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यानी बक्सर के युद्ध होने के बाद में कौन सी संधि हुई थी ये आपको बताना है। और फिर उसके बाद में इन दोनों युद्धों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यानी अगर हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों जो युद्ध है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये आपको बताना होगा। और किस तरह से इस युद्ध के बाद में, इन दोनों युद्ध के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका वर्चस्व बढ़ गया था ये भी आपको इसमें बताना होगा। एंड उसके बाद में आपको यहाँ निष्कर्ष देखने को मिल जाएगा जो कि आपको कंक्लूड करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हैदर अली और टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से संघर्ष नीति का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो हैदर अली थे और टीपू जो सुल्तान थे इन्होंने अंग्रेजों से जो संघर्ष किया था इसकी जो संघर्ष की नीतियां थी उनका आपको मूल्यांकन करना है कि हैदर अली द्वारा और टीपू सुल्तान द्वारा कौन कौन सी नीतियां बनाई गई थी संघर्ष के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको थोड़ा सा टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बताना होगा। फिर उसके बाद में आप हैदर अली का उदय कहेंगे, यानी हैदर अली का किस तरह से उदय हुआ ये आप लिखेंगे। फिर प्रथम एंगल मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे क्योंकि हैदर अली के बेटे ही थे टीपू सुल्तान, तो आपको उनके बारे में बताना होगा। और इन्होंने ही द्वितीय युद्ध और टीपू सुल्तान का प्रवेश, यानी द्वितीय युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान आ जाते हैं। फिर टीपू सुल्तान जो है वो युद्ध की नीतियां बनाते हैं, यानी युद्ध की नीतियों के बारे में आपको बताना होगा। फिर तृतीय और चौथे एंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान, यानी चौथे में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है, तो तृतीय और चौथे जो एंगल मैसूर युद्ध है वो भी आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, फिर इसके महत्व और परिणामों के ऊपर चर्चा करेंगे एंड एट द एंड आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना होगा, यानी कंक्लूजन आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा मराठा शक्ति के पतन के कारणों और ब्रिटिश सत्ता के उदय में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी किस तरह से मराठा जो शक्तियाँ थी उनके पतन के कारण क्या क्या थे ये आपको बताना होगा। और ब्रिटिश सत्ता के उदय और उसकी जो भूमिका है उसका विश्लेषण आपको यहाँ करना होगा। ठीक है, ये प्रस्तावना हो जाती है। उसके बाद में आपको प्रस्तावना लिखने के बाद में यहाँ कुछ मुख्य जो पॉइंट्स हैं या किस तरह से आपको लिखना होगा, तो आप हमेशा आंसर अपने पॉइंट्स में लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खिचड़ी सी बना दी, नहीं, पैराग्राफ मत लिखना कभी भी, हमेशा आंसर जो है वो पॉइंट वाइज ही लिखा जाता है, तो पॉइंटों में ही लिखना। और इसमें जो पॉइंट्स बनेंगे वो पहले आपको तीसरे पानीपत के युद्ध का प्रारंभ बताना होगा, फिर आंतरिक लहर और विभाजन के बारे में आपको यहाँ बताना होगा कि किस तरह से विभाजन होता है। उसके बाद में आपको नेतृत्व की कमजोरियां बतानी होगी क्योंकि नेतृत्व भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था अंग्रेज़ों के सामने। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ब्रिटिश कूटनीतियाँ, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे यानी ईस्ट इंडिया वाले जो थे वो कूटनीति नीतियों के साथ ही युद्ध लड़ते थे। उसके बाद में आपको 3 एंग्लो मराठा युद्ध बताना होगा, यानी
तीनों जो एंग्लो मराठा युद्ध थे वो भी आपको इसमें बताना होगा। एंड द एंड आपको इसका परिणाम बताना होगा कि परिणाम क्या हुआ, कौन सी संधि हुई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको यहाँ निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष के अंदर ही आपको पूरा क्वेश्चन एक तरह से समराइज करना होगा, ठीक है। उसके आगे हम चलेंगे यूनिट नंबर 3 की ओर। जो यूनिट नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएंगे आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से बनता है वो है आपका स्थानीय बंदोबस्त की विशेषताओं और परिणामों की चर्चा कीजिए। यानी जो स्थानीय बंदोबस्त है इसकी क्या विशेषताएं थी और क्या परिणाम थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहले इंट्रो में आप स्थानीय बंदोबस्त के बारे में बताएंगे और फिर आपको स्थानीय बंदोबस्त की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। उसके बाद में जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके जो उद्देश्य थे यानी स्थानीय बंदोबस्त के क्या उद्देश्य थे ये आपको बताना है, और स्थानीय बंदोबस्त का परिणाम क्या निकला ये भी आपको इसमें बताना होगा। फिर इसके जो आर्थिक प्रभाव थे वो आपको बताने होंगे, सामाजिक प्रभाव कैसे रहे ये आपको बताने होंगे, और जो हमारा ऐतिहासिक मूल्यांकन है यानी जब हम इतिहास की बात करते हैं तो जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है वो किस तरह से रोल निभाती है ये आपको बताना होगा इसके अंतर्गत। एंड फिर आपको निष्कर्ष बताकर इस क्वेश्चन को फिनिश करना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो है आपका रैयतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्था की तुलना करते हुए उसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको रैयतवाड़ी और जो मालवाड़ी व्यवस्था थी उन दोनों की तुलना करनी है और उनके जो प्रभाव थे उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले आप रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद में आपको मारवाड़ी जो व्यवस्था है, मारवाड़ी व्यवस्था के बाद में आपको जो समानताएं हैं वो बतानी होंगी कि दोनों में क्या क्या समानताएं, दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं ये आपको बतानी है। फिर दोनों के क्या परिणाम थे, यानी जब ये दोनों ही लागू हो गई थी तो इनके क्या परिणाम निकले ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद में सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव पड़ रहे थे वो आपको बताने हैं। ऐतिहासिक मूल्यांकन का मतलब ये हो जाता है कि इतिहास की दृष्टि से ये किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। उसके बाद में आपको यहाँ निष्कर्ष देखने को मिल जाएगा। एंड फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, भारत में कृषि के व्यापारीकरण के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारे भारत है इसमें जो कृषि का व्यापारीकरण हो रहा था उसके क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम निकला, यानी उससे क्या बदलाव हुआ, क्या परिणाम निकला ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर उसके बाद में जो पृष्ठभूमि है वो आपको बतानी होगी और उसके क्या कारण थे, क्योंकि हमसे कारण भी पूछे गए हैं तो आपको कारण भी बताने हैं। उसके बाद में आपको व्यापारीकरण की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा। फिर उसके बाद में हम परिणाम देखेंगे जो कि हम आर्थिक देख सकते हैं, और दूसरा जो हमारा सामाजिक परिणाम था फिर हम उससे देखेंगे, और जो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे थे क्योंकि देखिए इससे हमारे समाज में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे थे तो वो आपको बताने होंगे। एंड जो हमारा ऐतिहासिक मूल्य है उससे ही कितना इंपॉर्टेंट है या किस तरह से हम उसे समझ सकते हैं ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है वो देना होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से आप देखेंगे राजा राममोहन राय के सामाजिक और धार्मिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो राजा राममोहन राय थे उनके जो सामाजिक और धार्मिक विचार थे उनके बारे में आपको बताना होगा, क्योंकि जो राजा राममोहन राय हैं इन्होंने समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहले आपको परिचय में राजा राममोहन राय के बारे में आपको यहाँ बताना होगा। उसके बाद में आपको इनके जो धार्मिक विचार थे वो बताने होंगे, सामाजिक जो सुधार इन्होंने किए थे जो कि बाल विवाह, सती प्रथा, इनके खिलाफ इन्होंने किए थे। फिर स्त्रियों की शिक्षा और समानता की जो इन्होंने बात की थी उसके बारे में बताना होगा। फिर उसके बाद में शिक्षा संबंधित जो इनके विचार थे, क्यों, क्योंकि देखिए इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य भी किए थे तो वो भी आपको बताने होंगे। उसके बाद में जो धार्मिक सहिष्णुता थी वो आपको बतानी होगी। पत्रकारिता और जन जागरण के बारे में भी आपको बताना होगा, क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता भी की और जन जागरण करने के भी प्रयास किया था। उसके बाद में हम योगदान और प्रभावों की बात करेंगे, तो इनका जो योगदान था और इनका जो प्रभाव था वो आपको बताना होगा। एंड उसके बाद में आप यहाँ निष्कर्ष देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के उद्देश्यों तथा योगदान की तुलना कीजिए। यानी आपको यहाँ पर जो ब्रह्म समाज और जो आर्य समाज है उसके जो उद्देश्य थे, योगदान था, उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रस्तावना हो जाती है और इसके जो प्रमुख भाग है यानी इसके अंतर्गत आप क्या क्या लिखेंगे, तो इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं वो आप लिखेंगे। ब्रह्म समाज का परिचय आपको लिखना होगा, फिर आर्य समाज का परिचय आपको लिखना होगा कि कब से कब तक ये रहा था, फिर इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो आपको लिखाने होंगे।
जैसे कि सामाजिक सुधार भी इनका बहुत बड़ा उद्देश्य या सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्यों में से था। फिर आपको धार्मिक दृष्टिकोण लिखना होगा कि इनका धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था। फिर उसके बाद में शिक्षा और समाज सुधार के बारे में लिखना होगा। उसके बाद में आप इसके योगदान के बारे में लिखेंगे। ठीक है, योगदान के बाद आप इसको निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए। यानी 19वीं शताब्दी में जो भारत में सुधार आंदोलन थे, उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये आपको बताना है। 19वीं शताब्दी के जितने भी सुधार आंदोलन चले थे, तो पहले हम देखेंगे प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ी सी चीज़ें बतानी होती हैं। उसके बाद में आपको यहाँ सामाजिक कुरीतियों वो का उन्मूलन किस तरह से हो रहा था, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में स्त्रियों की स्थिति में सुधार कैसे हो रहे थे, ये आपको बताना है कि किस तरह से इन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार भी किया था। उसके बाद में हम धार्मिक जागरूकता की बात करेंगे। फिर शिक्षा का प्रसार देखेंगे। राष्ट्रीय का विकास किस तरह से, राष्ट्रीयता जो थी उसका विकास हो रहा था, सभी लोग एक राष्ट्र की मांग करने लगे थे। सामाजिक समरसता जो थी वो भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब ऊंच नीच खत्म हो गई थी। और इसकी क्या क्या सीमाएं थी, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में हमारा निष्कर्ष हो जाता है। एंड उसके बाद में जो हमारी यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण और उनकी प्रमुख और प्रकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी 1857 के जो विद्रोह था, उसके प्रमुख क्या कारण थे और उसकी प्रकृति कैसी थी, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहले इंट्रो में आपको थोड़ा सा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बताना है कि ये कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। मतलब 10 मई 1857 मेरठ के छावनी जिले में ये हुआ था। इस तरह से आपको इंट्रो लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको राजनीतिक कारण लिखने होंगे कि किस तरह से जो राजनीतिक हस्तक्षेप था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जनता जो थी वो असंतोष में आ गई थी। आर्थिक कारण लिखने होंगे क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई थी। सामाजिक और धार्मिक कारण लिखने होंगे क्योंकि वो जो कारतूस वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी बंदूक से, वो धार्मिक एक तरह से धार्मिक आह्वान कर रही थी, धार्मिकता के विरुद्ध थी या एक तरह से अपवित्र थी, जिसकी वजह से लोग संघर्ष करने लगे थे। उसके बाद में आपको सैनिक कारण लिखने होंगे क्योंकि सेना में भी भेदभाव बढ़ गया था। उसके बाद में आपको प्रशासनिक अन्याय लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको विद्रोह का प्रसार लिखना होगा कि किस तरह से विद्रोह फैला और किस तरह से विद्रोह ने जो दिल्ली है, कानपुर है, झांसी है, अवध है, इन सभी इलाकों पर अपने एक तरह से प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। फिर विद्रोह की प्रकृति आपको बतानी होगी कि विद्रोह की प्रकृति कैसी थी। फिर उसके बाद में आपको यहाँ निष्कर्ष देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण और इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी 1857 का जो विद्रोह है वो किस तरह से असफल रहा, उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम निकले। यानी देखिए, जब वो असफल रहा उसके क्या कारण थे, ये आपको बताना है। और जो वह असफल हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला, कौन से चेंजेस हुए थे फिर उसके बाद में भारत में, वो आपको बताने हैं। तो पहले आप परिचय लिखेंगे। उसके बाद में पहले आप लिखेंगे संगठन की कमी, किस तरह से जो संगठन की कमी थी वो आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद में सीमित क्षेत्रीय प्रसार किस तरह से था, ये आपको बताना होगा। फिर संसाधनों की कमी किस तरह से थी, क्योंकि भारतीयों के पास में इतने अच्छे संसाधन नहीं थे जितने अंग्रेजों के पास में थे। ठीक है, उसके बाद में हम नेतृत्व की असमानता के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में आप अंग्रेजी श्रेष्ठता के बारे में देख पाएंगे। जनता की असमंजसता के बारे में आपको यहाँ लिखना होगा। फिर ब्रिटिश नीति का प्रभाव, यानी जो ब्रिटिश नीति थी उनका क्या प्रभाव निकला, ये आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे कुछ प्रमुख जो परिणाम निकले, यानी ये जो थे ये सारे हमारे परिणाम निकले थे जो 1857 का विद्रोह था उसके। ठीक है, उसके बाद में ये निष्कर्ष हो जाता है। फिर उस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1857 के विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव बताइए। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता में एक तरह से अपना रोल निभाया, ये आपको बताना है। तो पहले जाहिर सी बात है आप इंट्रो ही लिखेंगे। इंट्रो के बाद में आप राष्ट्रीय चेतना का विकास बताएंगे कि किस तरह से जो राष्ट्रीय चेतना है उसका विकास हुआ। उसके बाद में आप ब्रिटिश नीति के जो परिणाम है वो बताएंगे। प्रशासनिक ढांचे में जो पुनर्गठन हुआ था, सामाजिक सुधार की जो नीतियां आई थी, शिक्षा और प्रेस का जो प्रसार हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि जो बदलने लगी थी, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में आप स्वतंत्रता का दीर्घकालीन प्रभाव आपको बताना होगा एंड उसके बाद में आपका यहाँ निष्कर्ष शुरू हो जाता है। ये सारे जो हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड इन्हीं सभी के साथ में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पूरी बुक के वो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड फॉर मोर स्टडी फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड
आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड इन नोट्स भी एंड ये वाले नोट्स भी आपको हमारे ऐप में भी देखने को मिल जाएंगे एंड आप इन नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।